हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए, लास्ट लेक्चर तक हम लोग आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में एक पार्ट था आयनिक बॉन्ड, उसको कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, ऐसे तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। और हम लोग कोशिश क्या करेंगे, हर लेक्चर में 2-3 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस लेक्चर में बेसिकली लिविस स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज और बीएससीपीआर थ्योरी, ये 3 टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। उसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दो टॉपिक को कोशिश करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और अच्छे से, बहुत अच्छे समझते हुए, बहुत अच्छे नोट्स के साथ हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट लेक्चर पे। तो सबसे पहली बात है इसमें जो आते हैं टॉपिक, दैट इज लिविस स्ट्रक्चर। लिविस स्ट्रक्चर का क्या मतलब था? तो देखिए, आयनिक बॉन्ड में क्या था कि कितना इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा है, तो उससे बॉन्ड बन रहा था। आयनिक बॉन्ड उसी को बोल रहे थे, है ना, क्योंकि उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मामला है कि भाई शेयरिंग जब भी होता है जनरली इक्वली शेयरिंग करते हैं हम लोग, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है एक का ज्यादा शेयर में ज्यादा परसेंटेज भी रहता है, पर जनरली क्या होता है इक्वल शेयरिंग। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो जनरली क्या करते हैं भाई 50-50 शेयर के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ, जितना तुम्हारा लगा उतना ही मेरा भी लगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी 50-50 शेयर हो जाएगा, है ना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग हर तरफ से करते हैं, ठीक है। हर तरह से शेयरिंग करने के लिए एलिजिबल है। वो कोशिश क्या करता है, किसी तरह से हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, नो मैटर्स कि हमको इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़े या उससे फॉर द टाइम बिंग, फॉर इंटेंट ऑफ टाइम, कुछ डेफिनेट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़े, कोई इसमें इश्यू नहीं। बट वन एंड ओनली मोटो इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट। क्लियर? तो उसी तरह से उसी को बनाने के लिए ये लिविस स्ट्रक्चर आया। लिविस स्ट्रक्चर क्या है? लिविस बोला क्यों ना कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बॉन्ड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, उसको हम डॉट से प्रेजेंट करें। कोई भी एटम के पास जो भी बॉन्ड बनाएगा वो उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे डिसाइड होगा। कितने उसके पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। मान लो ऑक्सीजन के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 है ना, 6 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। तो उसको अगर मान लो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन ले या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो उसके लिए हमको पता तो होना चाहिए ना ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। चीज समझ में आ रही है? तो कुछ उसी तरह का ये है। लिविस बोला कि जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों तरफ से जितना इलेक्ट्रॉन का कंबाइन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होगा, उतने बॉन्ड बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे O2 है तो ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के पास देखो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 6 दोनों इलेक्ट्रॉन पास है। तो ये लोग को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बार ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को घूमेगा लेके, एक बार कोशिश ये होगा कि ये ऑक्सीजन अपना इस इलेक्ट्रॉन को लेके घूमे, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा ले भाई तू घूम ले 2 इलेक्ट्रॉन लेके, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और एक बार इस तरह से ये घूम लेगा। इससे क्या हुआ कि भाई दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट इस ड्यूरिंग दोनों कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर किया? तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। आई होप सबको समझ में आया, सबको क्लियर है। उसी तरह CO2 में भी कार्बन के पास 4 है। देखो कार्बन के पास वैलेंस सेल में कितना 4 होता है, ऑक्सीजन के साथ देखो डबल बॉन्ड। ओजोन में भी कुछ ऐसा ही है ना, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल। ओजोन वाला जो केस है और आने टाइम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, तो उसमें बात करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद HNO2 का भी इस तरह से सबका ऑक्टेट कंप्लीट। H3PO4 ध्यान रखना, इसमें भी देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? इस तरह से बेसिकली डॉट के मतलब सीधा सीधी अगर बात बोले तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब भी हम लोग को लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उन सब का हमको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डॉट से रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए हमको बॉन्ड बनाना है। क्लियर है सबको? तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है, बट याद रखना लिविस डॉट स्ट्रक्चर अगर तुमको नहीं पता है या आप लोगों को नहीं पता है, तो उस केस में
चाहे तुम फॉर्मल चार्ज पढ़ लो, चाहे VSEPR पढ़ लो, सब में थोड़ा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आना ही आना है। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से थोड़ा जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है पर बहुत से ये लिंक्ड है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना सबको। जैसे मान लो हम बोले NaCl, तो NaCl में हमको पता है Na पे +1 है और Cl पे -1 है ना? क्योंकि भाई हमको पता है Na प्लस Cl माइनस Na को एक इलेक्ट्रॉन, Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को देगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा। बट अगर तुमसे हम पूछे कि भाई बताओ CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन में क्या चार्ज है, तो तुम बोलोगे सर CH4 में चार्ज है। CH4 में कहां से चार्ज होगा, इसमें तो जीरो है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना? बट नहीं, याद रखना जब भी कोई केमिकल मॉलिक्यूल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उसके हर एटम में कुछ ना कुछ चार्ज आता है। हर एटम में कुछ ना कुछ चार्ज आता है, ठीक है? इंडिविजुअल हर एटम में जो चार्ज आता है ऑब्वियस वो किसके कारण होगा? सराउंडिंग के कारण होगा, सराउंडिंग से लेन देन जो भी व्हाटएवर, ठीक है? तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट एटम। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम in a polyatomic ion or molecule is defined as difference between the number of valence electron in an isolated or free atom and the number of electron assigned to that atom in a Lewis structure। मतलब उसके पास कितना पहले था वैलेंस सेल में, ध्यान देना वैलेंस सेल में कितना था, और लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके पास कितना है। आई बात समझ में? अब बोले सर ये कितना था और कितना है, क्या है? तो देखो उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस L माइनस 1/2s। V का मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। जिस एटम का हमको फॉर्मल चार्ज निकालना, उसके पास कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है? उसके बाद L क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज नॉन बॉन्डिंग। ध्यान रखना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 तो लोन पेयर है, तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होंगे। क्लियर? सबको क्लियर है? चलो उसके बाद S क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मान लो S क्या है? मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे डबल बॉन्ड में कितना है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ इंटू हम लोग शेयर्ड पेयर में 4 कर देंगे। क्लियर है? चलो अब ये फॉर्मल चार्ज पढ़ क्यों रहे भाई, क्या इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मल चार्ज का? तो द फॉर्मल चार्ज हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। मान लो एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में लाइक कर रहा है, जैसे हम लोग बात करते थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना? तो भाई हम किसको एक्यूरेट स्ट्रक्चर मान लें, सबसे मतलब कि मेन स्ट्रक्चर किसको मानेंगे? तो ये डिसाइड करेगा फॉर्मल चार्ज। जिस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम सबसे कम होगा, या फिर जिसमें फॉर्मल चार्ज होगा ही नहीं, जीरो हो जाए, वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अगर फॉर्मल चार्ज होता, अब जैसे फॉर्मल चार्ज एक में आया +2 -1 -1, सॉरी जैसे -2 0 0, ठीक है? और एक में आया -1 0 -1। ध्यान देना ओवरऑल चार्ज दोनों में -2 था, -2 0 0 -1 0 -1, बट ज्यादा फैला हुआ चार्ज किस में है? -1 में, तो वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि -2 बहुत ज्यादा फॉर्मल चार्ज हो गया, है ना? चीज समझ में आया? तो इसी बेस में हम लोग फॉर्मल चार्ज के बेस में हम लोग मॉलिक्यूल का सिलेक्शन करते हैं, किसका एनर्जी सबसे लोएस्ट होगा, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अगर नहीं समझे फिर से समझना। फॉर्मल चार्ज क्या है कि भाई किसी एटम के पास कितना वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, और लिविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद कितना उसके पास रहा। हो सकता है लिविस डॉट स्ट्रक्चर में किसी का साथ शेयर कर दिया, है ना? किसी से लिया हो, किसी को दिया हो, ओवरऑल चीज समझ में आया? तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला क्या है? V माइनस L माइनस हाफ S। V मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका? एटम, माइनस L का मतलब हो गया टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे हम बोल रहे हैं लोन पेयर बोल रहे हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ इंटू S मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
क्लियर है यहां तक? चलो तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कैसे देखते हैं। तो मेरे पास ओजोन है, ओजोन का 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ओजोन का 2 मॉलिक्यूल है। ध्यान देना, हम चाह रहे हैं कि भाई इसका फॉर्मल चार्ज हम लोग निकाल लें। कैसे निकालेंगे? तो देखो 1 2 3, तो मेरे पास ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3, तीनों का हम लोग निकालेंगे। ध्यान देना कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन। अच्छा, मैंने यहाँ पे लोन पेयर गायब किया है, तो तुमको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें लोन पेयर रखना है, ठीक है। जैसे ये कुछ चीज जो वीडियो देखता है उसको भी तो मिलना चाहिए, सब चीज सबको मिल जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, क्या जी, है ना। खाली नोट से थोड़े काम चल, तो थोड़ा तो बुद्धि लगाना पड़ेगा बाबू, ठीक है। चलो अब देखो फॉर्मल चार्ज दिखा रहे हैं, सबको एक साथ देखना। सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन में तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ बैलेंस सेल 6 है, 6 होता है, वो तो सबको पता है, माइनस नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितना, 4, 1 2 3 4, 4 है ना, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इंटू 4, तो कट जाएगा 2। तो फॉर्मल चार्ज मतलब इस ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है पहले वाले में। दूसरे वाले में चेक करते हैं, चलो देखो दूसरे वाले में आते हैं। ध्यान देना दूसरे वाले में क्या है, सेकंड में ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब 2 इलेक्ट्रॉन में एक इसको देगा, एक अपने पास रखेगा। ध्यान से समझना, इससे समझ सकते हो, इसके और ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो इससे समझो। तो इसका हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ही है, माइनस हाफ इंटू 6, 2 2 4 2 6। आई बात समझ में? तो 6 इक्वल टू +1। तो देखो +1 होगा तो एक प्लस साइन हम इसीलिए दिए हैं, ठीक है। उसी तरह थर्ड वाले का निकालेंगे। थर्ड वाले क्या निकलेगा बताओ, 6 माइनस 6, 2 2 4 2 6, माइनस हाफ इंटू 2, 2 क्योंकि है, क्योंकि एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? अच्छा, इसमें 6 क्यों किए हैं, क्योंकि देखो भाई 2 इधर 1 इधर, 3 बॉन्ड हो गया ना, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसलिए यहां 6 किए, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ तो 4 ही था, 2 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड था तो 2 लिए, यहाँ 6 ले लिए। तो 6 क्योंकि ये जो सेकंड वाला ऑक्सीजन इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आई सबको क्लियर है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहे, फिर कैसे पता करेंगे। जैसे ये N2O में एक ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है और एक ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मतलब एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इधर और ये इसमें। तो देखो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे आ जाएगा। दोनों का बारी बारी से हम लोग निकाल लेते हैं। पहले इधर देखो बीच में लाइन का मतलब इधर वाले के लिए ये वाला और इधर वाले के लिए ये वाला, मतलब ए वाले का ये है और बी वाले का ये है। चलो तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 6, 2 2 4 2 6 है, माइनस हाफ इंटू 2 क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे -1। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन मतलब इस पे, तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल 5, माइनस कोई भी लोन पेयर दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो 0, माइनस हाफ इंटू 3 इधर 1 4, 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो +1 हो गया। क्लियर? उसी तरह फॉर्मल चार्ज ऑन N2 सेकेंड वाले में 5 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 माइनस हाफ इंटू 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो 6, 0। मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीजन पे -1 है, नाइट्रोजन पे +1 और इसमें 0। उसी तरह इसका भी निकालेंगे, जब इसका निकालेंगे तो इस पे 0, इस पे +1, इसमें -1 आ जाएगा। अब बात आता है कौन मोर स्टेबल है, दोनों में किसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे। तो देखो एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक बार नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और हमको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को
रखना चाहेगा देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसीलिए ए वाला जो है वो मोर स्टेबल है देन बी। क्लियर? वही चीज में सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन देयरफॉर स्ट्रक्चर ए इज मोर स्टेबल देन बी। नेक्स्ट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये दिया किसका गया था? दिया गया था गिलेस्पी थ्रू। गिलेस्पी, जेसन गिलेस्पी नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है वो नहीं, ये गिलेस्पी एक साइंटिस्ट थे, उसके द्वारा ये दिया हुआ था। और वो कुछ अपना बहुत, देखो ये सबसे पहला ऐसा पोस्टुलेट था जिससे हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता कर रहे थे, और बहुत सिंपल तरीका था, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना था। वो कुछ पोस्टुलेट्स वो दिए। वो पोस्टुलेट क्या क्या है? तो सबसे पहला, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, उस पर डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। क्यों? अच्छा, ये जो शेयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों तरह का हो सकता है, बॉन्डिंग भी हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर भी हो सकता है और बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बना है वो लोन पेयर। दोनों डिसाइड करेगा शेयरिंग, ठीक है, कि शेप कैसा होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब मान लो दो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी सेंट्रल एटम के पास है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो कभी साथ में रहना चाहेगा क्या? नहीं, वो चाहेगा एक दूसरे से जितना ज्यादा डिस्टेंस में रहे, फार अपार्ट हो सकता है 180 डिग्री में एक दूसरे से, एक यहां है तो दूसरा ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा रहेगा तो दोनों अगल बगल हो जाएगा, है ना, तो लड़ते झगड़ते रहेगा, ठीक, रिपल्शन होगा। These pair of electrons tends to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximum distance between them। सेम चीज है कि ये दोनों स्पेस में इस तरह से खुद को रखेगा ताकि रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है, और एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो। The valence shell is taken as the sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ऐसा बात करें, थोड़ा सा समझने का बात है, जैसे मान लो ये मेरा एक स्फीयर है, ठीक है, क्या बोल रहा है? द वैलेंस शेल इज टेकन इज स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब मान लो इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन पेयर है, मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर दो ठो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दो ठो है, तो दोनों क्या करेगा? कोशिश करेगा सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस। मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे है तो दूसरा कोशिश करेगा यहां रहने का। क्यों? ताकि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाए? मैक्सिमम हो। क्लियर है? यही चीज ये पॉइंट बोल रहा है। बेसिकली अगर तुम चाहोगे तो ये पॉइंट को क्विट कर सकते हो, ये पॉइंट हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहोगे तो हटा सकते हो, बात एक ही है, ऊपर वाला ये। A multiple bond is treated as if it is a single electron pair and the two or three इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। मतलब अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो भी हम लोग क्या करते हैं? उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जैसा ही ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जैसा ट्रीट करने लगेंगे, नहीं, उसको भी ट्रीट हमको करना है सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ताकि हम लोग इजीली हम लोग पता कर पाए, ठीक है। Where two or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure। अगर मान लो कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स है, रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा, तब भी हम उसमें VSEPR लगा सकते हैं कि उसका शेप कैसा होगा, वहां पे भी एप्लीकेबल है VSEPR। ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मल मॉलिक्यूल में रेजोनेंस में, उस वहां पे भी एप्लीकेबल है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो रिपल्शन होगा वो किसके बीच में होगा? तुम्हारा बॉन्ड पेयर। अब जैसे यही पहला पॉइंट बोला था ना, डिपेंड ऑन दी किसमें, बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, तो रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में ही होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? लोन पेयर, लोन पेयर, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, उसके बाद सबसे कम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब तुम क्यों बोलोगे सर ऐसा क्यों? जरा तुमको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे फैमिली में सबसे ज्यादा दिक्कत कब होता है? जब घर के अंदर लड़ाई हो कि घर के बाहर से हो। तो ऑब्वियस तुम बोले सर घर के अंदर वाला ज्यादा खतरनाक होता है, बाहर वाले को तो सब मिलजुल के सुलझा लेंगे, है ना। तो लोन पेयर भी एटम के घर का अपना पार्ट है,
इसीलिए उसका हमेशा लड़ाई होगा ना, उसका हमेशा नोक झोंक चलते रहेगा, इसीलिए लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यहाँ पे सारा लिख दिया जो हम लिखे उसका, ये क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा चार्ट में ध्यान देना। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, एग्जांपल उसका, ठीक। देखना, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट में रहेगा, लीनियर वो एग्जांपल। अगर तीन रहेगा, ट्राइगोनल प्लानर। देखो ट्राइंगल के प्लेन पे है, मतलब कि एक ट्राइंगल बना लेना और तीनों कोना में दो दो इलेक्ट्रॉन डाल देना, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक। उसके बाद चार है तो टेट्राइडल होगा, ठीक है। टेट्राइडल में क्या होगा कि भाई ये 3D स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स 3D में जैसा होगा, इस टाइप का, ठीक है। CH4 NH4 प्लस। अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होगा भाई, एक ट्राइगोनल होगा, ऐसे एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं, अगर मेरे पास होगा तो मैं अभी आपको दिखाता हूं, तो सभी अवेलेबल तो नहीं मिल रहा है। जैसे एक ट्राइंगल ले लो, ऐसे एक है, एक ऐसे, ये ट्राइंगुलर हो गया जो अभी देखे, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, इसी को बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ऑक्टाइडल बेसिकली कैसा होगा, ऑक्टाइडल तुम्हारा इस तरह का होगा, एक स्क्वायर होगा, ऐसा एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर ऐसा, एक ऊपर एक नीचे, है ना, ऑक्टाइडल। या फिर ऐसे सोच सकते हो, जैसे एक शीट ले लेते, जैसे ये मेरा, जैसे ये कोई है, ये है कैसा, प्लेन स्क्वायर है ना, 1 2 3 4, ये 4 गो रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलेंगे ऑक्टाइडल, ठीक है। कुछ वैसा ही है, तो उसमें एग्जांपल SF6। ये तो आया जब सिंपल ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट ऐसा तो होता नहीं है, बॉन्ड पेयर भी होता है, लोन पेयर भी होता है, सारा कुछ होता है ना कंडीशन, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखो नेक्स्ट आते हैं, अब ध्यान से देखो, इसमें AB2E, देखो जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो वहां तो लोन पेयर का कोई बात ही नहीं है, वहां तो सिर्फ बॉन्ड पेयर रहेगा। AB2E बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, अरेंजमेंट कैसा होगा, ऐसा, ठीक। अब याद रखना, ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग होता है। बोले सर ये कैसे, ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर लोन पेयर कंसीडर करके ही होता है, वो टोटल ज्योमेट्री टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करता है। जैसे 2 का, जैसे अभी पढ़ा है ना, यहाँ पे देखो 2 का लीनियर, 3 का ट्राइगोनल प्लानर, 4 का टेट्राहेड्रल, 5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 का ऑक्टाहेड्रल, है ना, 7 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो उतना जरूरत नहीं है, तो इसलिए नहीं गए, चलो। बट जब हम लोग लोन पेयर लेंगे, तो लोन पेयर जो होता है वो ज्योमेट्री में ज्योमेट्री उसको कंटेन करता है, पर शेप उसको नहीं कंटेन करता है। कैसे, जैसे मान लो AB2 है, ठीक है, तो AB2 2 बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर यहां पे है, ठीक। तो जब शेप बोलेंगे बेंट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि लोन पेयर को हम लोग शेप में कंसीडर नहीं कर रहे, तो बेंट है, ऐसा बेंट, या फिर बेंट भी बोल सकते हैं, वी शेप बोल सकते हैं, एंगुलर बोल सकते हैं। उसी तरह 3 बॉन्डिंग पेयर 3, लोन पेयर 1 है, तो देखो एक लोन पेयर होगा, तो ये कैसा होगा, पिरामिडल, बेसिकली ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं और पिरामिडल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसी तरह 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो कैसा हो जाएगा, बेसिकली ज्योमेट्री तो टेट्राइडल होगा, बट शेप कैसा होगा, बेंट, क्योंकि 2 ही है ना, 2 बॉन्ड पेयर, तो फिर ऐसा लोन पेयर को तो कंसीडर करते नहीं है शेप में। H2O इसका प्राइम एग्जांपल। उसी तरह 4 1 होगा, 4 1 होगा तो क्या होगा, इसको सीशॉ बोलते हैं, बचपन में खेलते थे ना सीशॉ, ठीक है, तो सीशॉ है। अच्छा याद रखना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर कहां ऑक्युपाई करेगा, ये तुम्हारा इक्विलैटरल पॉइंट पे। एक वीडियो में बनाएंगे इक्विलैटरल, सॉरी इक्विटोरियल और एक्सियल में, इक्विलैटरल नहीं सॉरी, इक्विटोरियल और एक्सियल में एक वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद 3 2, 2 लोन पेयर दोनों इक्विटोरियल पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। 5 1 एक इधर लगेगा, बाकी इसको बोलता है स्क्वायर पिरामिडल,
इसको बोलते हैं टी शेप, इसको क्या बोलते हैं, टी शेप। ठीक है, चलो उसके बाद AB5 5 1 5 और 1 स्क्वायर पिरामिडल BRF5। उसी तरह AB4 E2 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मतलब 4 ठो तुम्हारा स्क्वायर प्लानर के फॉर्म में रहेगा, ऊपर नीचे एक लोन पेयर, तो ये हो गया स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो ये एक बेसिक नॉलेज था किसके बेस पे, BSc-PR। ठीक है, तो चलो, तो पहला लेक्चर में हम लोग कवर क्या क्या किए, पहला किए फ्लूइड स्ट्रक्चर, दूसरा फॉर्मल चार्ज, तीसरा BSc-PR। ठीक है, BSc-PR के अंदर यहां पे ध्यान रखना, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, उस पे एक हम कोशिश करेंगे सेपरेट एक वीडियो बनाने का, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पे बहुत वेरी स्यूडो रोटेशन बहुत सारा उसमें आता है, उस पे बेंड्स रूल भी अप्लाई होता है, तो इसीलिए हम आज इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किए इस वाले में कि लोन पेयर कहां रहेगा, कितने पोजीशन होते हैं, इस सब में हम कोई डिस्कशन नहीं किए। ये एक लेक्चर हम पूरी देंगे किस पे, ये वाले में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताना है। तो चलिए, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।